मैं सी आदित्य नांडा आप सभी स्टूडेंट्स का अकाउंट सिंप्लीफाइड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर तक हमने अकाउंट्स किया है, वो समझने की कोशिश की। आज से हम टर्मिनोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। नियरली 40 टू 45 टर्मिनोलॉजी से बिल्कुल इजी है। हमें पहले से ही ये सब आधी चीज तो हमें पहले से ही पता है इनको क्या कहते हैं। मगर हर एक सब्जेक्ट की एक भाषा होती है। अकाउंटिंग की अपनी एक भाषा है, उन भाषा की कुछ कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जो हमको आनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके जितने भी चैप्टर्स होंगे, चाहे वो 11th हो, 12th हो या कॉलेज हो, यही टर्मिनोलॉजीज यूज होने वाली है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को कि ये सभी के सभी टर्मिनोलॉजीज आपको याद रहे, वैसा कंसंट्रेशन आप करना। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं आज की पहली टर्मिनोलॉजीज की तरफ। चलिए, सबसे पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन एज वेल एज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। दोस्तों, ये चीजें तो हमने पढ़ ली है। कैसे पढ़ी है? एनी ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी इज नोन एज इकोनॉमिक और बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी जो हम वर्ड एनी यूज करते थे ना, अभी यहाँ पे इसको इलेबोरेट किया गया। व्हाट डू यू मीन बाय एनी? तो एनी का यहाँ पे मतलब किया गया है। चलिए, business transaction is a transaction business transaction is a transaction of goods or service between two or more person. There should be two or more person. Between two or more person, value of which can be measured in terms of money. माने कि क्या? There must be an exchange of a goods or service, or we can say goods and service both. तीन तरह हुए, goods, service, goods and service both, between two or more person, and the value of which can be measured in terms of money. The transaction can either be in a cash or in a credit form. चलिए, बारी बारी से एक एक चीज समझते हैं, क्लियर करते हैं। सबसे पहले there must be exchange होना चाहिए किसका? गुड्स या तो सर्विस का। कितने परसेंट होना चाहिए? 2 या तो उनसे अधिक। चलिए, अभी किसके फॉर्म में होना चाहिए? कैश या तो क्रेडिट। कैश या तो क्रेडिट ये हमें भी पता है, बट एक बार वापस से मैं आपको समझाता हूं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इट कैन बी आइदर इन अ कैश फॉर्म और इन अ क्रेडिट फॉर्म। चलिए, अभी कैश किनको कहते हैं? receipt or payment made at the time of determining economic value is known as cash transaction. सर, समझ में नहीं आया, थोड़ा सा हेवी लगा। चलिए, सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। कैश ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? एट द टाइम फॉर ट्रांजैक्शन, एट द टाइम ऑफ अ परचेज और अ सेल ऑफ गुड्स और एनीथिंग, जब इमीडिएट पेमेंट होता है ना, तो उनको कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो जहाँ पे इमीडिएट पेमेंट नहीं है, जहाँ पे एक प्री डिटरमाइंड फ्यूचर पीरियड है, फिक्स पीरियड है कि आपको ये डेट इतने दिन के बाद आपको पेमेंट कर देना, उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। जनरली कैश ट्रांजैक्शन मीन्स वो रोकड़े में व्यवहार, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मीन्स उधार। मान लीजिए गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू राकेश इन अ कैश। जैसे ही राकेश ने गुड्स बेचे, कैश मिल गया। यहाँ पे इंस्टेंट कैश था। एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक वैल्यू, गुड्स की वैल्यू क्या थी? 5,000। जब ये इकोनॉमिक वैल्यू डिटरमाइन की, पैसे मिल गए, ट्रांजैक्शन फिनिश्ड। चलिए, एक और एग्जांपल है, गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू राकेश इन अ क्रेडिट, credit on a condition that payment shall be made within 10 days. भाई, आज आप गुड्स लेके जाओ, 10 दिन के अंदर अंदर मुझे पेमेंट कर देना। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो गया। कब हुआ? आज हुआ। पेमेंट है आज है कि इन फ्यूचर है? इन फ्यूचर है। तो क्या ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है? यस है। क्योंकि क्यों?
इकोनॉमिक वैल्यू डिफाइन हो गई, मेजरेबल है, एक्सचेंज हो गया, 2 और मोर पर्सन है, एक तो राकेश और एक हम। पेमेंट 10 दिन के अंदर है, सभी कंडीशन फुलफिल हुई, यस सर। मनी कब पेएबल है, प्री डिटरमाइंड पीरियड, प्री डिटरमाइंड पीरियड इज एन एसेंशियल क्रक्स। अभी एक बात मुझे आप बताओ, यहाँ पे 2 हमने देख लिया, चलिए एक तो हमने गुड्स राकेश को बेचा, चलिए एक तो राकेश हो गया, एक हम हो गए, 2 हो गए। 3 पर्सन, 2 और मोर पर्सन, ये 2 और मोर, ये मोर है ना, आपको समझाने का मेरे को। देखिए 2 और मोर कब कैसे बनता है। नाउ मान के चलिए मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी। अभी मिस्टर ए ने बी को गुड्स दिए, पेमेंट कौन करेगा, बी करेगा, किसको करेगा, ए को। कई बार ऐसा होता है, मिस्टर ए कहेगा कि आप एक काम कीजिए, आप है ना मिस्टर सी को पेमेंट कर दीजिए, कि मुझे है ना मिस्टर सी को पेमेंट करना है, आप मुझे दे, मतलब बी मिस्टर ए को दे, वापस मिस्टर ए मिस्टर सी को दे। इससे अच्छा है आप एक काम कर लीजिए, आप मिस्टर सी को ही पेमेंट कर दीजिए, आप पेमेंट कर दीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि आपने मुझे पैसे दे दिए। समझ में आ रहा है। चलिए इससे भी एक उल्टा मैं दिखाता हूँ। मिस्टर बी परचेज गुड फ्रॉम मिस्टर ए, बराबर, गुड्स परचेज कर लिए, पेमेंट अभी कौन करेगा, मिस्टर बी करेगा मिस्टर ए को। पेड, पेमेंट मेड। मिस्टर ए को क्या करना होगा, मिस्टर बी को गुड्स डिलीवर करने होंगे, मगर वो कहेगा आप एक काम कीजिए, आप है ना मिस्टर सी को गुड्स डिलीवर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मिस्टर सी को ही गुड्स लेने हैं, आप मुझे गुड्स दो, मैं वापस से सी को दूं, आप एक काम कीजिए, ये वाला मत करना, गुड्स डायरेक्टली मिस्टर सी को दे दे। यहाँ पे 2 और मोर पर्सन की गेम शुरू हो जाती। तो ये आसान आसान सी बात थी, आपको पता ही है, मगर आपको जानना, ये अच्छे से जानना जरूरी है। तो चलो, बिजनेस ट्रांजेक्शन या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं, देयर मस्ट बी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन, ट्रांजेक्शन कैन बी आइदर इन कैश और इन अ क्रेडिट। समझ में आया, आया, सब इजी है, सब क्या सब इजी है, सही है पहले से ही। इनफैक्ट जब भी हम वो अकाउंटिंग के बारे में समझते हैं ना, तभी मैंने नियरली नियरली आपको 5 से 7 टर्म मैंने आपको पढ़ा दिए। चलिए इवेंट्स, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हमने कई बार देखा, एनी ट्रांजैक्शन और इवेंट करके सेंटेंस शुरू होता था। तो मैं दिखाऊं कौन सी बात मैं कर रहा हूँ, जस्ट एक बताना आपको जरूरी है। हाँ, देख, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स देखा, इन अकाउंट्स इवेंट एंड ट्रांजैक्शन देखा,
ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, ये इवेंट्स है क्या ना, ये हमको जानने का है। चलिए, इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन, उसमें हम देखते हैं इवेंट्स। इट इज एन इंसिडेंट, it is an incident arising from transaction. In a situation, it is a situation or a result arising from a transaction. वो एक सिचुएशन है या एक रिजल्ट है जो ट्रांजेक्शन से अराइज होती है, इससे ट्रांजेक्शन से। मान लीजिए आपने गुड्स से वो बेचे, गुड्स से वो परचेज किए थे, वो आपने बेचे, तो जो रिजल्ट आएगा ना मित्रों, जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, उसे हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। देखिए, सेल ऑफ रुपीज 1 लाख, परचेज ऑफ रुपीज 60,000, सैलरी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 10,000। अभी कैसे लेके आप बैठो, 1 लाख माइनस 60,000 माइनस 10,000, रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, 30,000 प्रॉफिट। तो ये इवेंट है, इसको हम इवेंट कहते हैं। खत्म, इससे आगे कुछ नहीं है। नाउ दिस इज important, capital. None of the business is possible without capital. Now what do we mean by capital? जब कोई भी धंधा शुरू करना हो ना, तो उसके लिए हमको रिसोर्सेज चाहिए, तो पैसे चाहिए। हमारे हर एक बिजनेस की अपनी अपनी एक खासियत होती है, उसके लिए कुछ कुछ फंड्स चाहिए। अभी फंड्स क्या सिर्फ पैसा ही होता है? तो बैंक बैलेंस है, कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड मतलब अपने पास जो पैसे होते हैं उसको कैश इन हैंड बोलते हैं। तो ये क्या सिर्फ ये दो ही चीज चाहिए? नो, बिजनेस में कई सारी चीजें होती है। मान लीजिए कई बार एक आप खुद ही सोचिए, आपको बिजनेस खड़ा करना है, सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे? जगह। जगह मतलब लैंड। लैंड खाली है, बैठने बैठने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? बिजनेस करने के लिए आप क्या कंस्ट्रक्ट करोगे? बिल्डिंग। लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग हो गई, फिर क्या आएगा? मतलब सर फर्नीचर वगैरह कुछ करवाना पड़ेगा, ऐसा ही थोड़ी है सिर्फ खोखा रख दे। सही है, फर्नीचर आ गया। अभी इतना करके बैठ जाओगे तो बैठे ही रहोगे। काम करना होगा, काम के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मशीनरी होती है, टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, कई सारी चीजें होती है, लगती है, खरीदना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली। लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट मशीनरी सब आ गया, डन सर, ये सब कुछ आ गया। तो इतनी सारी चीजें वो बिजनेस स्टार्ट करने में लगती है। ये जो जो चीजें ओनर खुद लेके आया है, यानी कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं अपनी तरफ से मैं कितना पैसा, कितना एसेट लेके आ रहा हूँ ना, उसे हम कैपिटल कहते हैं। आइए देखते हैं अच्छे से। ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 4, मेन क्वेश्चन 4, सब क्वेश्चन 8। ये मुझे आपको दिखाना पड़ेगा एक बार, जस्ट अ मिनट। ये टेक्स्ट बुक मैंने खोल ली है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 8 इसमें कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, यहाँ पे एक ये है, और क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन 1। चलिए, क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन 1, हु प्रोवाइड्स कैपिटल ऑफ द बिजनेस, आंसर भी हो जाएगा हमारा। मैं सब ऐसे ही मटेरियल सेट किया, आप वन लाइनर को वो भी आपका हो जाएगा। चलिए, एन इन्वेस्टमेंट, चलिए 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 यहाँ पे ध्यान दीजिए। कैपिटल एन इन्वेस्टमेंट, क्या? एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर टू कमेंस अ बिजनेस इज टर्म्ड एज कैपिटल। जब ओनर खुद अपना पैसा लगाता है ना, खुद अपना इन्वेस्टमेंट लेके आता है ना, उसको कैपिटल बोलते हैं। नोट, दिस इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट एनी बिजनेस इज फंड। द फंड्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, कैश और बैंक, और कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्लांट मशीनरी और एसेट। मान लीजिए मेरे पास जेब में कुछ कुछ पैसे है, मेरे पास बैंक में कुछ कुछ पैसे है, मेरे पास कई सारी और भी मशीनरी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, जगह है।
मैं उनमें से सारी चीजें मैं नहीं लाऊंगा, मैं कुछ कुछ चीजें लाऊंगा। तो वो जो कुछ कुछ चीजें है मैं धंधे के लिए मैं लाता हूँ ना, उसे कैपिटल बोलते हैं। चलिए बढ़िया से एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये क्या है। देखिए, मिस्टर राम इज स्टार्टिंग अ बिजनेस इन द नेम ऑफ राम एंड कंपनी। बिजनेस कौन स्टार्ट कर रहा है? राम। किस नाम से? राम एंड कंपनी। टू स्टार्ट अ बिजनेस मिस्टर राम ब्रिंग सर्टन असेट, सभी नहीं, सर्टन, कुछ कुछ असेट ला रहा है फ्रॉम हिज पर्सनल एसेट, द डिटेल्स इज गिवन एज बिलो। फिर देखो यहाँ पे है ना पूरी लिस्ट है उनके पर्सनल एसेट की, क्या क्या देखते हैं। जेब में 10,000 रुपए, बैंक में 50,000 रुपए। फिक्स एसेट की बात करें, उनके पास जमीन है 5 लाख की, बिल्डिंग है 3 लाख की, फर्नीचर 40,000, मशीनरी 1 लाख, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर वगैरह है 30,000, अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम 2 लाख। टोटल उनका ये करोगे तो 12,30,000 आएगा। अभी क्या सभी पैसा राम लेके जाएगा बिजनेस में? नहीं, सभी नहीं लेके जाएगा। क्यों? अगर सभी वो उसमें लेके जाएगा तो खुद के पास कुछ नहीं बचेगा। समझे नहीं? मेरे ही पैसे मैं खुद लगाऊं तो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, जब ये पैसे, लैंड, मशीनरी सब कुछ जब बिजनेस में लगाते हैं ना तो वो ब्लॉक हो जाता है। अभी देखो, कैश और बैंक आप 60,000 हुए, 60,000 आप धंधे में लगाए, तो आप 60,000 बिजनेस में ऐसे ही नहीं रखोगे, ऐसे ही ड्रॉवर के अंदर आप नहीं रखोगे। आप उसे कुछ ना कुछ खरीदोगे, कुछ ना कुछ खरीदोगे, कोई भी एक्सपेंडिचर करोगे तो ये इजीली यूज हो जाने वाला है। तो मान लो ये 60,000 आपने यूज कर लिए आपके जेब खर्चे के, पॉकेट एक्सपेंस की भी आप क्या करोगे? इसलिए कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू करता है अपनी सारी जो होती है क्या कहते हैं पर्सनल एसेट, सारी की सारी पर्सनल एसेट नहीं है। वैसे तो आपका घर भी है, घर भी होगा, वो आप धंधे के लिए यूज नहीं करते, वो आप रहने के लिए यूज करते। फाइन, जस्ट एज अ प्राइवेट स्पेस भी चाहिए ना, जस्ट लाइक दैट। ये फंडा ऐसे चलता है। चलिए अभी देखते हैं राम कैश कितने लाए बिजनेस में। चलिए, राम के पास 10,000 थी, 10,000 में से 8,000 कैश लाया, 2,000 रुपये रखे। बैंक 50,000 थी, 30,000 लाए, 20,000 खुद के लिए रखे। अभी चलिए, लैंड 5 लाख की थी, बिजनेस में लाई क्या? नहीं, नहीं लाई। फर्नीचर, सॉरी बिल्डिंग, नहीं। फर्नीचर 40,000 का था, लाया कि नहीं? हाँ जी, पूरा लाया। मशीन, ये पूरा का पूरा लाया। मशीनरी 1 लाख की थी, चलिए कितने लाए होंगे? पूरे के पूरे 1 लाख। क्यों? क्योंकि उनको काम नहीं था, पर्सनल चीज के लिए नहीं चाहिए थे उनको, पूरा का पूरा बिजनेस में उन्होंने यूटिलाइज कर दिया। अभी कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर, नहीं लाए। अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम 2 लाख, नहीं लाए। अभी इनका टोटल कितना हुआ? उनके पास उतनी पर्सनल एसेट 12,30,000 की थी। टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये क्या बन गया अभी? कैपिटल इन्वेस्टेड बाय मिस्टर राम 1,78,000। अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग में एक इंडिविजुअल और एक इंडिविजुअल का बिजनेस दोनों अलग अलग है, वैसे माना जाता है। ओनर एंड एंटिटी, जो बिजनेस है ना उसको एंटिटी बोलते हैं, और जो बिजनेस का मालिक हो ना उसको ओनर बोलते हैं। ओनर एंड एंटिटी आर सेपरेट। देखिए, इन अकाउंटिंग द ओनर एंड ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज सेपरेट एंटिटी। द वर्ड कैपिटल ऑल्सो चेंजेस विद चेंज इन फॉर्म ऑफ अ बिजनेस। मतलब कैपिटल जो टर्म यूज है ना वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस कौन सा है। जैसे ही आपका नेचर ऑफ बिजनेस बदलेगा ये टर्म भी कई बार बदल जाती है। कैसे बदलती है? देखिए, अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, जैसे कि यहाँ पे मिस्टर राम है, वो बिजनेस करना चाहता है, वो जब भी कुछ एसेट है वो बिजनेस में लाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, सिर्फ कैपिटल। मान लीजिए मैं और आप, हम दोनों मिलकर एक बिजनेस खड़ा करते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं वो मैं भी लाऊंगा, कुछ कुछ चीजें हैं वो आप भी बिजनेस में लाओगे। डायग्राम से समझते, वो राम वाला मैं नहीं कर रहा हूँ। मिस्टर यू, मिस्टर मी, हम दोनों हैं। ये रहा बिजनेस। कुछ कुछ चीजें आप भी लाओगे, कुछ कुछ चीजें मैं भी लाऊंगा।
ये हम दोनों है, दोनों ने मिलके एक पार्टनरशिप स्टार्ट की। तो ये जो हम लाएंगे ना कैपिटल, उसको बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल। मान लीजिए ये एक बिजनेस है, वो कंपनी के फॉर्म में है। उनके फॉर्म क्या है? कंपनी है, कंपनी। अभी कंपनी में मिस्टर ए, बी, सी, डी, टी 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 टिल जेड, जेड इतने सारे लोग हैं। और कोई कुछ ना कुछ देता है कंपनी में इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। इसको हम बोलेंगे शेयर। ये शेयर के होगा, शेयर होल्डिंग। देखिए, शेयर। अगर इंडिविजुअल है वो कैपिटल लाता है, उनको कैपिटल ही कहेंगे। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो वो पार्टनर कैपिटल लाते हैं, उनको बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल। अगर कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, जो भी शेयर होल्डर शेयर से इन्वेस्ट करता है कंपनी में, उसको शेयर कैपिटल बोलेंगे। जब भी एक ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, यहाँ तक बात कंप्लीट है, समझ में आ गया नो डाउट। अभी बिजनेस करते हैं क्यों? सर प्रॉफिट कमाने के लिए, ऑब्वियसली चीज है, 100% करेक्ट भाई। बिजनेस करते हैं क्यों? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट किसके लिए कमाते हैं सर? खुद के लिए कमाते हैं। मेरे पापा बोलते हैं ना, किसके लिए कमाते हैं? अपना बच्चों के लिए कमाते हैं, बीवी बच्चों के लिए कमाते हैं, पेरेंट्स के लिए कमाते हैं। कैपिटल, ये कैपिटल है, कैपिटल है। जो भी प्रॉफिट होगा ना, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐड प्रॉफिट, टोटल कैपिटल। अभी क्या ये ऐसे ही आता रहेगा? अगर मैंने बिजनेस में रख दिया, मेरा भी कोई ना कोई राइट है कि मैं कुछ पैसे में ले जाऊं अपने यूज के लिए। जैसे मैं बिजनेस में लाया था, मैं बिजनेस में थोड़ा बहुत मैं ले भी सकता हूँ। मैंने कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ से मैं लेके जाता हूँ फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम बिजनेस टू पर्सनल। इसको जो बोलते हैं ना, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स क्यों बोलते हैं? ये ड्राइंग शब्द आया है विड्रॉवल से। जैसे बैंक में पैसे भरते हैं तो डिपॉजिट कहते हैं, उसमें से निकालते हैं उसको विड्रॉवल कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे ड्राइंग्स का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, this term drawings is exactly opposite to the term capital when the owner withdraws cash or goods or asset। देखिए कितनी चीजें बात की है। कैश, वो तो मालूम है आपको, ये वाली कैश, कैश में बैंक भी आ गया। एसेट, ये वाली सब एसेट अपनी हो गई, ये अपनी एसेट हो गई। गुड्स, अभी गुड्स है, वो बिजनेस तो शुरू नहीं किया, जब बिजनेस शुरू होगा तो कोई कोई गुड्स लाके रखता है। मान लीजिए आपकी ही कॉस्मेटिक्स की वो क्या कहते हैं, दुकान है, शोरूम है आपका कॉस्मेटिक्स का। अगर आपको कॉस्मेटिक यूज करना हो तो आप क्या करेंगे? आप बाहर से लाएंगे या अपनी दुकान से ही ले लेंगे? और ऑब्वियस है, इट इज समथिंग टू अप्लाई इन माइंड, तो अपनी दुकान से ही ले लेंगे। तो जो आप अपनी दुकान से लेते हो ना, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तीन चीजें थी, समझा दी। चलिए इसको डायमेटिक फॉर्म में समझते हैं। When owner gives asset to the business is termed as capital. Takes when owner takes assets, goods or cash from the business is known as drawings. चलिए, अगर मैं बिजनेस में पैसे लगाता हूँ, बिजनेस का जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगा। अगर मैं बिजनेस से ड्राइंग्स करता हूँ तो मेरा कैपिटल है वो घट जाएगा। बट ऑब्वियस, ड्राइंग्स इज रिडक्शन इन कैपिटल। जनरली drawing words is used in a sole proprietorship and partnership. There is no concept of drawings in a company form of entity. कंपनी में ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं है। ड्राइंग शब्द सिर्फ दो में यूज किया जाता है, या तो एक
इंडिविजुअल हो या तो एक पार्टनरशिप फॉर्म हो। समझ आया? देखिए चलिए एग्जाम्पल से, कैपिटल बैलेंस ऑफ रैम एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट 1,78,000, 1,78,000 यहाँ से देखो, इंक्रीज इन कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट ये यहाँ पे क्यों लिखते हैं, मैं लॉजिक आपको बाद में समझाऊंगा। तो टोटल कैपिटल कितना हुआ, 178 प्लस 20, 1,98,000। कितना उसमें से लेके गए, 10,000 कैश लिया, 1,000 बैंक से लिए। अभी अपनी कैपिटल कितनी है, 1,87,000। आपको समझ में आया? तभी कोई ओनर बिजनेस में पैसा लगेगा उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। जब ओनर है वो बिजनेस से एसेट उठाता है, अपनी एसेट रिड्यूस करता है, कैश उठाता है, गुड्स ले लेता है, एसेट ले लेता है वापस खुद के यूज के लिए, उसको क्या कहेंगे, कॉइंस। कैपिटल हो गया। अभी आती है बारी लायबिलिटीज। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लायबिलिटीज? लायबिलिटीज एक तरह का कर्जा होता है बिजनेस पे। मैं बिजनेस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ओनर और बिजनेस आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी। अगर ये दोनों एक होते ना तो ऐसे ये दो बंटवारे नहीं होते। अगर वो एक होता, ओनर और बिजनेस एक होता, तो ये पर्सनल एसेट इज इक्वल टू द बिजनेस एसेट। इसलिए ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। चलिए इसका भी एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन 3 सब क्वेश्चन 2 देख। ये क्वेश्चन 3 टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ लायबिलिटीज। चलिए लायबिलिटीज, बिजनेस के ऊपर कोई ना कोई कर्जा होता है कि उसको चुकाने का होता है। अभी बिजनेस में कर्जा आम चीज होती है। आम चीज क्यों होती है, दो तरीके होते हैं। एक एक तो होता है कि मैं किसी से गुड्स ले रहा हूँ उधार पे, मैंने आपसे गुड्स लिए बेचने के लिए, मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप मेरी लायबिलिटी हो। अच्छा आप कौन हो मेरे, वो बताओ। चलिए आप मेरे कौन हो जरा वो बताओ, कौन बताओ, बताओ बताओ, सही जा रहे हो। क्रेडिटर्स, यस। मुझे आपको पैसे पेमेंट पे करने हैं, आप मेरे क्रेडिटर्स हो गए। एक चीज और भी मैंने आपको सिखाई थी, सिर्फ गुड्स वगैरह नहीं होता, कभी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहता है। तो अगर मैं आपसे पैसे बोरो करके लेता हूँ तो भी आप मेरे क्या हुए, क्रेडिटर। यस, परफेक्ट। amount payable by the business when goods or services are provided in a credit or an amount is borrowed to run the business। दो बात, या तो मैं आपसे गुड परचेस करता हूँ या तो मैं आपसे पैसे उधार लेता हूँ, विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन फ्यूचर। अगर मैंने आपसे पैसे लिए होंगे तो आपको पैसे चुकाने होंगे। गुड्स लिए तो गुड्स की जो वैल्यू थी वो मुझको चुकानी पड़ेगी। जब तक ये पे ना हो जाए ना तब तक ये मेरी लायबिलिटी से, कर्जे को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटीज। अभी मैं कर्जा वर्ड यूज नहीं करूंगा, लायबिलिटी से बिठा दीजिएगा अपने दिमाग। लायबिलिटी कितने टाइप की होती है, लायबिलिटी सर जनरली दो टाइप की होती है। दो टाइप की कैसे होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल लायबिलिटी, हमको समझाओ। जब ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में, जब ओनर बिजनेस में पैसा डालता है तो बिजनेस की एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है टू पे बैक टू द ओनर। व्हाई, दिस इज अ फंड ऑफ ओनर। तो जब ओनर खुद का पैसा खुद का फंड डालता है ना तो वो एक इंटरनल लायबिलिटी होता है। क्यों, बिकॉज ओनर वर्क्स विद इन द बिजनेस, दैट्स व्हाई इट इज एन इंटरनल लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर। इन सिमिलर वे, जब भी कोई लायबिलिटी अराइज होती है अदर देन द ओनर, ओनर के सिवा और कहीं पे भी लायबिलिटी अराइज होती है तो उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलती है। एक्सटर्नल लायबिलिटी कब आती है, या तो मैंने बाहर से कहीं पे गुड्स परचेज किए हो क्रेडिट पे, या तो मैंने कहीं से फंड्स थे वो बोरो किए। अच्छा फंड्स क्यों बोरो करने, कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए राम का मैं केस तो राम ने कितने पैसे लाए, हार्डली 38,000। अभी मेरी बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी 1 लाख,
तो बाकी के पैसे थे, बाकी के पैसे मैं कहाँ से ला, मुझे कहीं बाहर से लाने पड़ते। इसलिए जो कोई भी मुझे बाहर से रुपए देगा, चाहे वो बैंक हो या कोई और आदमी, वो मेरा एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई, वो बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। द सिमिलर वे मैं गुड्स का क्रेडिट पे परचेस करता हूँ, वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। चलिए आते हैं, पहले हम इंटरनल लायबिलिटी। When a liability is incurred towards the owner of the business, when a liability is incurred towards the owner of business, it is termed as internal liability. Owner brings capital in the business, it is termed as internal liability. So it is a duty to pay back to the owner. In the case Raman Company, rupees 1,87,000 capital of Mr. Ram. At the end of the year, it is an internal liability of a business towards the owner. External liability, when a liability is incurred towards the party which is other than owner of the business, such type of liability is termed as external liability. Oh sorry, such term is known as external liability. ऑनर के सिवा और कहीं पे भी लायबिलिटी अराइज होती है, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल लायबिलिटी. द लायबिलिटी इज टुवर्ड्स अ थर्ड पार्टी फॉर द परचेस ऑफ गुड्स, सर्विस, एसेट्स और बोरोइंग ऑफ मनी. देखिए, या तो मैं गुड्स लाता हूँ, या तो मैं सर्विस लाता हूँ, या तो मैं प्लांट मशीनरी वगैरह जो असेट्स है वो मैं परचेस करता हूँ क्रेडिट पे. इट्स अ ड्यूटी ऑफ बिजनेस टू repay back, to pay the money in respect of such purchases or availment of service. For an example, purchase of goods rupees 15,000 from Mr. Shyam. On credit, payment to be made in 30 days. Purchase of a software worth rupees 10,000 from the Technology Limited, payment to be made within 3 months. Borrowed rupees 1 lakh at the rate of 10% from Mr. Ambani for a period of 12 months. ये सारे एग्जाम्पल है लायबिलिटी के. अच्छा, यहाँ पे तो डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ लायबिलिटी से कोई और अभी एक ऐसा क्वेश्चन आए है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी. यहाँ से सेम रहेगा, आप ऐसा फॉर्मेट में बना दीजिए, आपका काम हो जाएगा. सिंपल सिंपल सी बात है. सिंपल सी बात है सर, हो जाता है. चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फाइनेंशियल ईयर. ये टॉपिक मैं आपको लिख के ज्यादा समझाऊंगा. फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर. अभी तक हमने कौन कौन से ईयर देखे. सबसे पहले तो हमने कैलेंडर ईयर देखा. कैलेंडर ईयर का पीरियड क्या रहता है, 1st of January टू 31st of December. वैसे ही हर एक के रिलीजियस कैलेंडर होते हैं. जैसे हिंदू का हिंदू कैलेंडर होता है, जैन में जब वो संवत्सरी होती है तब से उसके दूसरे दिन से नया साल होता है. तो वैसे ही हर एक का अपना अपना रिलीजियंस है और उसके हिसाब से नया नया कैलेंडर रहता है. एक रहता है आपकी स्कूल का एकेडमिक ईयर. जब भी स्कूल का पहला दिन होता है, जून महीने से शुरू होता है, वहां से पीरियड शुरू होता है परफेक्टली. बिजनेस में भी एक इनका खुद का ईयर होता है जिसको हम फाइनेंशियल कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं. और इनका पीरियड क्या रहता है, फ्रॉम 1st of April टू 31st of March. फ्रॉम 1st of April टू 31st of March. ये उनका पीरियड रहता है. सर ऐसा क्यों, कैलेंडर ईयर भी तो हो सकता था. यस बिल्कुल, आपकी बात में दम है. ये ऐसा इसलिए कि बिकॉज इट इज फॉलोड बाय ब्रिटिश. ये शुरू इंडिया में कब से हुआ, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना, तब से ये वाला सिस्टम फॉलो होता है, अप्रैल टू मार्च इंडिया में. और इतना ही नहीं, दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देश यही फाइनेंशियल ईयर रखते हैं अपने बिजनेस के लिए. कोई भी देश ले लो,
चाहे वो यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी देश ले लो, का पीरियड अप्रैल टू मार्च ही रहेगा। एक और बात है, और बात की है, एक इसका दूसरा लॉजिक भी मैं आपको बताऊं कि अप्रैल टू मार्च सभी देश में क्यों है, ड्यू टू कंपेरेटिव क्वालिटी। जैसे जैसे लिबरलाइजेशन आया ना, हर एक जो है देश, वो कितने सारे और देश में जाके इंटरनेशनल बिजनेस करने लगे। तो उनको हिसाब करने में, अगर मान लो एक देश में फाइनेंशियल सिस्टम फॉलो होती है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है, एक में कैलेंडर ईयर फॉलो होता है, एक में कोई और ईयर फॉलो होता है, but that it creates a little bit confusion between to find out the actual profit। अगर आप इंडिया में है, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर चलता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो किसी और कंट्री में, वहाँ पे वो बोलते हो आपका कैलेंडर ईयर फॉलो करना है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। अच्छा, आपका एक ऐसी और जगह पे बिजनेस है, वो बोलता है आपको सितंबर से अक्टूबर तक का, सितंबर से अगस्त तक का करना है। जनरली नहीं है, सिर्फ मैं ऐसा ही एग्जांपल देके बोल रहा हूँ। देन इट इज लाइकली चांस कि कंफ्यूजन अराइज होगा, और इसीलिए सभी जगह ये यूनिवर्सल सिस्टम फॉलो की जाती है। इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब से हम ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। चलिए, फाइनेंशियल ईयर देखिए, फाइनेंशियल ईयर कंप्राइज कैसे होता है ये दिखा दो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त टिल दिसंबर, ये एक साल आ गया। दूसरे साल के 3 महीने आएंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च। 9 महीने एक साल के, 3 महीने और दूसरे साल के। अच्छा, इसको लिखता है कैसे ये मैं बता दूं। अगर आपका फाइनेंशियल पीरियड है, फाइनेंशियल ईयर का पीरियड है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, ये लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल ईयर को FY करके बोला जाता है, और इसका लिखने का तरीका ऐसे होता है 2021 या तो 2021, ऐसे ये दो तरीके, दोनों के दोनों सही है, ऐसे आपको लिखा जाता है। और फाइनेंशियल ईयर से क्या बेनिफिट मिलेगा आपको ये मैं बता दूं। जो भी ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच में पढ़ रहे हो ना, उनको अच्छे से रिकॉर्ड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी एक अकाउंटेंट की होती है। सबसे मेन बात होती है कि ट्रांजेक्शन कौन से पीरियड में फॉल हो रहा है। अगर मान लीजिए मेरा ट्रांजेक्शन इस पीरियड में फॉल हो रहा है, और मैं यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर दूं तो भी गलत हो जाएगा। अगर मेरा ट्रांजेक्शन 31 मार्च 2021 के बाद आ रहा है और मैं यहाँ पे लिख दूं तो ये भी गलत हो जाएगा। और तो और कोई भी ट्रांजेक्शन मेरा ये वाले पीरियड में फॉल हो रहा है, अगर मैं ये वाला केस यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, दोनों गलत हो जाएंगे। तो एक रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी पीरियड में ट्रांजेक्शन हो रहे हो वो उसी पीरियड में लिखे, उसी पीरियड में हम लिखे। चलिए, हम इसका प्रैक्टिस भी करने वाले हैं जल्दी। देखिए, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ 1 अप्रैल टू 31 मार्च, बस इतना ही इसमें लिखा है, इससे आगे कुछ लिखा ही नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, फाइनेंशियल ईयर देखिए, इसको क्या कहते हैं, FY 2021-22 कंसिस्ट ऑफ पीरियड 21 टू मार्च 22। ये वाला हमने सर पढ़ लिया। इफ यू अकाउंट अ ट्रांजेक्शन विच टुक प्लेस इन 1/4, हाँ चलिए ये सब हो गया। अभी ऐसा ही आपको नहीं आएगा, मुझे आपको प्रैक्टिस करवानी। ये आप एक काम कीजिए, आप एक नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए, रफली होगा तो उस तरह से आप अपनी नोट निकालना। अभी आपको क्या करना है मेरे साथ, मैंने यहाँ पे हर एक डेट लिखी हुई है, आपको बताना है ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है। आपको ये बताना होगा कौन सा फाइनेंशियल ईयर है। इसका ट्रिक मैं आपको पहले ही बता दूं। फाइनेंशियल ईयर जानते कैसे, ये कौन सी डेट कौन से फाइनेंशियल ईयर में रहती है, ये मैं समझा दूं आपको। फाइनेंशियल ईयर आपको लिखना आ गया कि हाँ सर, फाइनेंशियल ईयर
जैसे 20, 21, 21, 22 ऐसे लिखते हैं, बढ़िया सी बात है, आपको आता है। फिर आपको बैक ऑफ द माइंड ये आपको सोचना पड़ेगा कि इनके पीरियड कौन से कवर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल में क्या है, 1 अप्रैल 2020, तो इनका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 1 अप्रैल में फॉल हो रहा है, इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 2020, 2021। फाइनेंशियल ईयर 2021। चलिए, 31 मार्च 2020, दोनों के बीच में सिर्फ एक दिन का फर्क है। आप बताओ क्या आएगा, फाइनेंशियल ईयर 2021 या क्या आएगा? अपना पीरियड कहाँ से शुरू होता है, जरा ये बताओ तो। 31 मार्च 2020, अपना पीरियड कहाँ से शुरू होता है, जरा ये बताओ तो। ये पीरियड, ये अप्रैल टू मार्च होता है, ये मार्च आ गया 31 मार्च से, तो यहाँ पे क्या बचा? 19। ये देखते हैं, क्या आएगा? 1920 फ्रेंड्स, 19। सिर्फ एक दिन का फर्क, पूरा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। ये दूसरा बताओ, 14 हाँ हाँ, आपकी फेवरेट डेट, हाँ, 14 2021 कौन से साल में आएगा, कौन से फाइनेंशियल ईयर में ये वाला साल? चलो डिटरमाइन करो। 3 महीने दूसरे साल के होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने पहले साल के होते हैं। ये दूसरे साल में, ये दूसरे मंथ में आ रहा है, जो 3 महीने जनवरी फरवरी, बराबर। तो 2021 आएगा। चलिए देखते हैं क्या आता है, देखो 2021। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक फटाफट करना हो तो कैसे करते हैं। अप्रैल टू दिसंबर, जनवरी टू फेब टू, मान लीजिए अगर डेट इस पीरियड में फॉलो हो रही हो, कोई भी डेट इस पीरियड में फॉलो हो रही हो, तो इनका जो ईयर होता है ना, ईयर मान लीजिए ईयर 2020, ईयर 21 है। फाइनेंशियल ईयर कैसे लिखते हैं, देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2021, इसको मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलूंगा मैं राइट हैंड साइड। कोई भी डेट अप्रैल से दिसंबर में गिरती हो, तो वो जो साल है ना, आप लिख लोगे राइट हैंड साइड 20, बचा क्या? 21, बराबर। कोई भी ट्रांजेक्शन की डेट, यहाँ पे मैंने आपको राइट हैंड साइड लिखाना, लेफ्ट हैंड साइड लिखाना सिखाया। कोई भी ट्रांजेक्शन की डेट जनवरी से मार्च में पड़ती हो ना, तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या आएगा? 20। इतना सा आप याद रख लो ना, सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए 18 जनवरी 2022, 2022 कौन से आएगा? राइट हैंड साइड पे आएगा। यहाँ पे मैं 22, तो बचा क्या? 21 लिखना है। चलिए दिखा देता हूँ, 21, 22। अभी 20 फरवरी 2021, वापस से 21 को आप यहाँ पे लिख लीजिए, 21 बचा क्या? 20 चेक करना है, चलिए चेक करते हैं। देखा, बहुत ही सिंपल है। चलिए अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 31 दिसंबर 2022 कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा बताओ? अप्रैल से दिसंबर में आएगा तो 22 यहाँ पे आएगा, तो बाद में क्या रहेगा? 23। बताइए सर।
वाला गलत है। हाँ, 44 - 3 ये वाला यहाँ पे गलत है, आपको लिखना है 2023। चलिए 29 फरवरी 2024 ये वाला कहाँ पे आएगा, आप बताओ। तो 24 यहाँ पे आएगा, बचा क्या 23। चलिए 23 24 सही है भाई। 30 मार्च 23, चलिए बताइए सर। मार्च है मतलब 23 हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे बचा क्या 22, चेक करते हैं 22 23 से बढ़िया भाई। चलिए अभी 15 अगस्त 2022, 2022 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 23 यहाँ पे आ गया, चेक करते हैं 22 23 आ गया। 19 अभी आप लिख रहे हो ना, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पॉज कर दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कहीं और पे नहीं होगा आपका। चलिए 19 सितंबर 2027, तो आया भी नहीं, आया नहीं है तो क्या है, प्रैक्टिसिंग करने का। चलिए पीरियड जनवरी से पहले आता है तो 27 यहाँ पे लिखेंगे, 28 यहाँ पे हम लिखेंगे। 27 28। चलिए अभी 20 अक्टूबर 2014, आप बताओ क्या आएगा। 14 15, देखिए अभी मैं लिखूंगा नहीं, अभी मैं सिर्फ बोलूंगा आपको, आप भी ट्राई करो बोलने का। 15 दिसंबर 2013, बोलो कौन से में आएगा, 13 14 या तो 14 15 या तो 12 13। सर ये वाला पीरियड दिसंबर में आता है तो 13 14 आएगा। चलिए परफेक्ट। 1 जनवरी 2001, तो 2000 एंड 2001 आएगा। 1 फरवरी 2018, सर फेब्रुवरी है तो इसका मतलब 17 18 में आएगा। परफेक्ट। 31 मार्च 2016, मतलब कि 15 16। परफेक्ट हो गया। ये करने के बाद आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा फाइनेंशियल ईयर को डिटरमाइन करने के लिए। वो जो ट्रिक मैंने बताया था मैंने यहाँ पे बता दिया है। अप्रैल टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, ट्रांजैक्शन डेट ये वाला है तो साल आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। अगर मार्च के जनवरी से मार्च के बीच में है तो ये साल आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा, मिसिंग वैल्यू में वो लिखते नहीं। परफेक्ट हो गया। फिर आते हैं हम सेवन्थ वाला, एक बार के लिए स्किप कीजिए, मुझे आपसे पहले बैलेंस शीट करवाना है। बैलेंस शीट, हाँ हाँ, बैलेंस शीट। सर व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे आपके पूरे पीरियड ना, पीरियड मीन्स फाइनेंशियल ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर का आपका इकोनॉमिक कंडीशन बताए। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब क्या, वो बताता है कि आपके पास कितनी एसेट्स रही, कितनी लायबिलिटीज रही। जनरली बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनाया जाता है। द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, 31 मार्च। बैलेंस शीट है वो हमेशा 31 मार्च के दिन बनाई जाती है। अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 2020 2021 है, मेरी बैलेंस शीट डेट का क्या होगी, 31 मार्च 2021। अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, मेरी बैलेंस शीट डेट क्या होगी, 31 मार्च 2023। यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा, हाँ यहाँ पे मैं मेरी इकोनॉमिक कंडीशन बताऊंगा। इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है, एसेट्स होती है, लायबिलिटीज होती है। जनरली सिर्फ समझाने के लिए, आगे आपको अच्छे से पढ़ने में आएगा। एक साइड होती है लायबिलिटीज, लायबिलिटीज और असेट्स हम दोनों पढ़ने वाले हैं। एक होता है, एक ऐसा एक स्टेटमेंट होता है जहाँ पे लायबिलिटीज आती है, एक साइड ये पूरी लायबिलिटीज आती है।
एक साइड पूरे एसेट आते हैं, ऐसा एक स्टेटमेंट बनता है बैलेंस शीट। आप सिर्फ देखना, कुछ लिखना विखना मत, बराबर। इसको बैलेंस शीट पर ये क्यों चाहिए? तब ये फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए। फाइनेंशियल कंडीशन कैसे जानी जाती है? एसेट्स और लायबिलिटीज। अगर एसेट अपने अच्छे हो एज कम्पेयर टू लायबिलिटीज, गुड फाइनेंशियल कंडीशन। उसका विरोध हुआ लायबिलिटीज ज्यादा है एसेट के मुकाबले, तो इट्स अ वर्स फाइनेंशियल कंडीशन। चलिए अभी हम आते हैं यहाँ पे लायबिलिटीज। चलिए लायबिलिटीज, लायबिलिटीज दो प्रकार की होती है। एक तो इंटरनल लायबिलिटी हमने पढ़ा, एक्सटर्नल लायबिलिटी हमने पढ़ा, ठीक है। अगेन लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट टू टाइम भी होता है, कितने टाइम पीरियड की लायबिलिटी है उससे भी जाना जा सकता है। तो लायबिलिटी के दो प्रकार है, एक तो करंट लायबिलिटी कहते हैं। करंट लायबिलिटी मतलब क्या? जो लायबिलिटी का पीरियड 12 महीने से कम है, कहां से? फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, उसको हम करंट लायबिलिटी बोलेंगे। जिस लायबिलिटी का पीरियड 12 महीने से अधिक है फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, को हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे। समझ में नहीं आया? चलिए शांति से समझाता हूँ विथ एग्जाम्पल है। देखिए लायबिलिटी which is to be paid within a period of 12 months from the balance sheet date. 12 months from which date? From the balance sheet date are termed as current liability. 12 महीने गिनने का तरीका कौन सा होता है? फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट होगा, नॉट फ्रॉम द डेट व्हेन यू इनकर। एग्जांपल लाता हूँ, देखिए परचेस एन एसेट वर्थ रुपीज 50,000 फ्रॉम मेहता एंड कंपनी ऑन 14th of February 2021 on a condition that payment shall be made by 13th of May 2021, determining the type of liability। सबसे पहले तो आपको मुझे ये बताना है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है 50,000 है, परचेस किया हुआ है, दो पार्टी है, आप और एक मिस्टर करता है, ठीक है चलिए ये सब क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। मुझे आप ये बताओ सबसे पहले कि ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, ये जानना है आपसे। 14 फेब को लिया एसेट 2021, कोई बोला परफेक्ट है, फाइनेंशियल ईयर 2021। मुझे पेमेंट कब तक करना है? 13th of May 21। तो ये फाइनेंशियल पीरियड कौन सा हुआ? 13 में कौन से 21 वाली कौन से पीरियड में आती है? तो 21 22 में आती है। दो फाइनेंशियल पीरियड हुए, दो हुए। अच्छा इनके बीच का पीरियड कितना हुआ? अगर आप कोई मुझे बता दो सर, एक तो मार्च पूरा गया गया, अप्रैल गया गया, सर मई आधा गया बराबर गया, फेब्रुवरी भी आधा गया गया, नियरली 3 मंथ्स हुए, नियरली 3 मंथ्स हुए। बट आपको कहाँ से ढूंढना है? यू नीड टू कैलकुलेट 12 मंथ्स फ्रॉम 14th of Feb, जब भी आपने परचेस किया हो तब। नो, आपको देखना है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की डेट कौन सी आनी चाहिए? 31st of March 21। आपको यहाँ से देखना है। देखिए ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? जनरली करंट लायबिलिटी इज टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी इज टर्म्ड एज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। दिखाता हूँ, देखिए ये मैंने क्रॉस किया आपके लिए 14 ऑफ फेब से 21, 30 ऑफ मई 21 क्रॉस किया। ऐसा नहीं गिनने का है, कैसे गिनने का है? सबसे पहले आप जिस साल में आपने परचेस किया हो ना, वहां से आप पहले बैलेंस शीट डेट पे आ जाए, आ गए। वहां से आपको कब तक पेमेंट करना है? 13 of May 2021। आपको ये दोनों बीच का पीरियड कैलकुलेट करना होगा, ये दोनों बीच का पीरियड विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ्स, 12 मंथ्स के अंदर है। इस टर्म इज करंट लायबिलिटी। अच्छा करंट लायबिलिटी आपको पता चल गया। एनी लायबिलिटी विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट आर टर्म्ड एज करंट लायबिलिटी। नाउ any liability which is required to be paid after 12 months from the date of balance sheet,
अगर इसकी डेट कौन सी थी, बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2021, इसका 12 मंथ कितना होगा, 31 मार्च 2022, ये इनका 12 मंथ का पीरियड हुआ। अगर मुझे पेमेंट 13 में करना होता तो ये मेरी लॉन्ग टर्म लाइफ, क्यों, इट इज एक्सीडिंग 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। मेरी बैलेंस शीट डेट कौन सी है, 21, पेमेंट कब करना है, 2022 ऑफ 13 मार्च 13 मई, कितना महीना हुआ, ये 1 + 1.5, ऑलमोस्ट आ गए मेरे 30। चलिए और एक एग्जांपल मैंने आपके लिए रखा है और हम पढ़ेंगे। देखिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी है 14 to 21 पर हुई, पेमेंट कब करना है, 1 साल के बाद, कब, 14 फेब 2022, डिटरमाइन करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी, आप बताओ। सर जी बैलेंस शीट डेट कौन सी आएगी, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 से 14 फेब 2022 कितने 12 महीने से ऊपर हुए या नहीं हुए, नहीं हुआ, देन इट इज करंट लायबिलिटी। आपको गिनने की जरूरत भी नहीं है, को गिनने की जरूरत भी नहीं है। देखिए आपको सीधा आना चाहिए, मेरी बैलेंस शीट डेट कौन सी है, 31 मार्च 2021, एनी अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बिफोर 31 मार्च 2022, मतलब 2 बैलेंस शीट का पीरियड ले लेने का। अगर मेरा ट्रांजेक्शन डेट एक बैलेंस शीट डेट हो गई, उसके 12 महीने ले लो, दूसरी बैलेंस शीट की डेट आ गई, इन बीच के जितने भी पेमेंट हो गए ना वो मेरे करंट लायबिलिटीज में आएंगे, सिंपल, से ज्यादा और कुछ नहीं। देखिए ये वाली देखिए, लायबिलिटी डेट कौन सी है, 14 फेब 2021, इसका मेरा बैलेंस शीट पीरियड कौन सा आएगा, 31 मार्च 2021, पेमेंट कब करना पड़ेगा, 14 फेब 2022 को, 14 फेब 2022 को, 2021 आ गया, 2022 ये वाला आ गया, सॉरी 14 अप्रैल है यहाँ पे, यस 14 अप्रैल, देखो 12 महीने 15 दिन हो गए। मेरी दूसरी बैलेंस शीट डेट कब आ रही थी, 2022, अगर मैं ये कैलकुलेट भी ना करूँ ना मुझे पता चल जाएगा सर ये बैलेंस शीट ये पीरियड है वो एक 22 के बाद आ रही है, देन इट इज टर्म्ड एज नॉन करंट लायबिलिटी। चलिए लायबिलिटी डेट कौन सी है, 14 फेब 2021, बैलेंस शीट डेट कौन सी होगी, 31 मार्च 2021, पेमेंट कब करना है, 14 फेब 2025। चलिए निकालिए, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, करंट है कि नॉन करंट। अगर आपने ऐसा किया आप गधे हो गए, ये यहाँ का पीरियड ही 4 साल का है भाई, आंख बंद करके ये बोल देने का था नॉन करंट लायबिलिटी।